दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। सियासत में सह और मात का खेल जो बाहर से होता हुआ दिखता है, अंदर दरअसल वो होता नहीं है। क्योंकि सह और मात के खेल और राजनीतिक दांव देने की प्रक्रिया में यदि सब कुछ पर्दे पर ही बता दिया जाए, सब कुछ मीडिया के कैमरे पर ही बता दिया जाए, तो वो सियासत नहीं होती, बल्कि कहीं ना कहीं राजनीति को इस रूप में लेकर आ जाती है जिस रूप में आम आदमी ये कल्पना करने लगता है कि सियासत कोई भी कर सकता है। लालू यादव उस तरह के नेता नहीं है। लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के संबंध तब से हैं जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी। विदेशी मूल के मुद्दे पर कोई उनके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा नहीं होता था, तब लालू यादव अकेले ऐसे सहयोगी दल के नेता थे जो पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहे। लेकिन लालू यादव और ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की बात कर रहे हैं। दरअसल इसमें एक राजनीतिक दांव है। सह देकर मात देने की तैयारी है। किसे? आगे बताएंगे। लेकिन इसके साथ एक बात और लालू यादव ने कही, और वो नीतीश कुमार से संबंधित सवाल पर कही। लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार जिस महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं उसमें नयन सुख के लिए जा रहे हैं, आंख सेंकने जा रहे हैं। बेहद और घोर आपत्तिजनक बयान है, बेहद घटिया बयान इसे आप कह सकते हैं, वाहियात बयान। लेकिन लालू यादव अपने चिरपरिचित अंदाज में बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, उसके राजनीतिक निहितार्थ गहरे होते हैं। शब्दों के चयन में अक्सर वो सीमा रेखा लांघ जाते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि जो बोल रहे हैं वो बात दूर तलक जाएगी, अर्थ का अनर्थ होगा। लेकिन राजनीतिक अनर्थ की चिंता किए बिना अपने राजनीतिक मकसद में कामयाब कैसे होना है, हिंदुस्तान में दो राजनेताओं के बयान को खास तौर पर इसी चश्मे से देखा जाना चाहिए। एक लालू यादव और दूसरे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के बुरके में छिप जाती है, तो धर्मनिरपेक्षता वर्ड पर फोकस कम और बुरका वर्ड पर फोकस ज्यादा होता है, क्योंकि उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा होती है। लालू यादव भी आलोचनाओं का केंद्र बनकर इसी तरह के बयान देते हैं जिससे उनका राजनीतिक मकसद पूरा हो जाए। ममता बनर्जी का मामला या नीतीश कुमार का मामला 2 मिनट की बाइट में, जी हां, 1.5-2 मिनट की बाइट में इतना बड़ा राजनीतिक संदेश लालू यादव दे देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ने लगेगी। और वही हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, शुरुआत वहीं से करते हैं, फिर ममता बनर्जी वाली बात पर आएंगे। नीतीश कुमार को लेकर जो बात उन्होंने कही वो आपत्तिजनक तो है, लेकिन लालू यादव का मकसद कैसे पूरा होता है और भारतीय जनता पार्टी कैसे यही इस बयानबाजी के बीच में कूदकर अपना और ज्यादा नुकसान करा रही है, ये बीजेपी के नेताओं को एहसास फिलहाल नहीं हो रहा है। दरअसल लालू यादव की दिली इच्छा है कि उनके बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन लालू यादव ये भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तभी उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं जिंदा है जब तक बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं गई है। यानी बिहार का मुख्यमंत्री पद बीजेपी के हाथ में नहीं गया है। और अभी की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, एक ऐसी समझ विकसित हो रही है जिसमें बीजेपी को लगता है कि उम्रदराज हो रहे नीतीश कुमार के बाद अब बिहार की राजनीति अगले विधानसभा चुनाव में उसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में जनता से ऐसी सौगात मिलने वाली है जिस सौगात के सहारे वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच सकती है, बिहार की सत्ता पर, पाटलिपुत्र पर अपना कब्जा जमा सकती है। लंबी हसरत है, वो जनसंघ के जमाने से आज तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसे पूरा करने के काफी करीब बीजेपी मान रही है। नीतीश कुमार को साथ रखकर एकनाथ शिंदे बनाने की कवायद ये भारतीय जनता पार्टी की दबी ढकी मंशा है, जिसे बिहार के लोग भी समझ रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग भी समझ रहे हैं, राजद के लोग भी समझ रहे हैं और राजनीतिक समझ रखने वाले पत्रकार भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो जब ये सब कोई समझ रहा है इस चीज को, तो क्या लालू यादव नहीं समझ रहे हैं? आज के इस आपत्तिजनक बयान ने नीतीश कुमार को वो राजनीतिक संजीवनी दी है जो लालू यादव जैसा दोस्त थे उन्हें दे सकता था। जो लोग राजनीति को नहीं समझते वो इस बात को कतई नहीं समझ सकते कि लालू यादव और नीतीश कुमार के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। बाल ठाकरे और शरद पवार
चाहे जितना एक दूसरे से राजनीतिक तौर पर बयानबाजी और आलोचना करते दिखे, लेकिन दोनों के गाढ़े रिश्ते कैसे रहे यह उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल में दिखाई दिया था। वही रिश्ता लालू यादव और नीतीश कुमार का है। तो नीतीश कुमार को जो राजनीतिक संजीवनी दी है लालू यादव ने, वो किस रूप में दी? एक ऐसे वोट बैंक के रूप में जो नीतीश कुमार से छिटक कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता था, नीतीश कुमार से छिटक कर आगे भी बढ़ सकता था। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को बनाए रखने में इनकी दिलचस्पी क्यों है? इसलिए है क्योंकि दो राजनीतिक दल जो मुख्य रूप से बिहार में है, उसमें लालू यादव की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और इन दोनों के बीच बफर स्टेट जैसी भूमिका में जनता दल यूनाइटेड जो खड़ी है, ये तब तक नीतीश कुमार के लिए और लालू यादव के लिए खासकर राजनीतिक तौर पर फायदे का सौदा है जब तक MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे राष्ट्रीय जनता दल अपना विस्तार 1995 या 1990 जैसी परिस्थितियों में जनता दल वाली परिस्थिति में करने की हालत में नहीं पहुंच जाती। तो नीतीश कुमार के पक्ष में पसमानदा मुस्लिम और खासकर महिलाओं का एक बड़ा तबका सहानुभूति से भर जाए, पिछड़े और अति पिछड़े और महादलित वर्ग की महिलाओं का बड़ा तबका चुनावी हिंदुत्व की लाइन पर जाने की बजाय नीतीश कुमार को आगे रखने और आगे बढ़ाने की मंशा से 2010 की तरह वोटिंग करे, ये बात दरअसल वो बात है जो लालू यादव करना चाहते थे। लालू यादव को ये बात बखूबी पता है कि बिहार के चुनाव का नतीजा क्या रहने वाला है, और जब बिहार के चुनाव का नतीजा क्या रहने वाला है ये लालू यादव को पता हो, तो भला उस परिस्थिति में क्यों चाहेंगे कि बिहार भी भगवामय हो जाए? भगवामय होने से बचाने के लिए प्रतिद्वंदी खेमे में भी दांव देना पड़ता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर बने रहे, यूपीए सरकार के कौन से मंत्री थे जो सबसे ज्यादा इस पक्ष में थे? शरद पवार। शरद पवार वही जिन्होंने कांग्रेस से विद्रोह कर अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन मनमोहन सिंह बने रहे क्योंकि मनमोहन सिंह उनकी सुनते हैं। कांग्रेस का कोई मजबूत नेता शरद पवार को उतना पसंद नहीं था, दूसरे लोगों को भी पसंद नहीं था। वही स्थिति लालू यादव की है नीतीश कुमार को बनाए रखने में। दूसरा, कांग्रेस को चेक एंड बैलेंस करना बिहार की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में नहीं, बिहार की राजनीति में कांग्रेस को चेक एंड बैलेंस करना यह लालू यादव की राजनीति का हिस्सा है। तो कांग्रेस कैसे चेक एंड बैलेंस होगी? आज की तारीख में एक समझदारी विकसित हो रही है इस देश के दलित वर्ग के प्रबुद्ध लोगों और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबुद्ध लोगों के बीच कि कांग्रेस की ओर लौट चले। दलित राजनीति करने वाली पार्टियां परिवारवाद में फंस गई, मिशन से भटक गई, चाहे वो कांसीराम की विरासत हो या रामविलास पासवान की विरासत हो, वहां भी वोटर्स को निराशा हाथ लगी। वहीं अल्पसंख्यक वोटरों को यह लग गया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के मिशन में बिना कांग्रेस पार्टी की कामयाबी नहीं मिल सकती। और ये राजद, सपा, जनता दल यूनाइटेड, बसपा, ये सब जो भी पार्टियां आप देखते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस पार्टी के जनाधार के, छींचते हुए जनाधार के ऊपर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम जनता दल परिवार के इन दलों ने, और खासकर इसमें बसपा भी जोड़ ले तो इन सब ने किया है। तो लालू यादव को भी खतरा था। महादलित वोट बैंक जो नीतीश कुमार का वोट बैंक माना जाता है, वो भी कहीं छिटक कर जा सकता था। और ये सारी परिस्थितियां जो एक हसरत है भाजपा और कांग्रेस दोनों की कि द्विदलीय व्यवस्था की तरफ बढ़ा जाए, उस द्विदलीय व्यवस्था को न तो पसमानदा मुस्लिम समाज स्वीकार करता है, न ही दलित और पिछड़े स्वीकार करते हैं। इस वजह से लालू यादव का ये बयान कि कांग्रेस कहीं ज्यादा सीट न मांग ले, कांग्रेस पार्टी को बिहार में दबा कर रखा जाए क्योंकि कांग्रेस के वोटों का बड़ा तबका एनडीए की तरफ ही बना रहे, ये लालू यादव को सूट करता है, पॉलिटिकली सूट करता है। तो इस बयान ने नीतीश कुमार को सह दिया तो भारतीय जनता पार्टी को मात देने का काम किया है। जितना बवाल इस बयान पर होगा, स्वाभाविक है आपत्तिजनक बयान है, तो इस पर सब लोग जाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। क्या भाजपा, क्या जदयू, क्या राजद, क्या कांग्रेस, सब अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देंगे। कोई तीखी प्रतिक्रिया देगा, फिर कोई रिएक्शन के जवाब में काउंटर रिएक्शन देगा, सब चलता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ममता बनर्जी पर तो उन्होंने कुछ बोला है। क्या बोला ममता बनर्जी पर? उन्हें नेतृत्व करना चाहिए। ममता बनर्जी के नेतृत्व की बात क्यों हुई? याद रखिए, इस देश में विपक्ष में बैठने वाले अलायंस को सबसे ज्यादा सीटें 18 लोकसभा चुनाव को भी देखें आप,
52 से लेकर 2024 तक। तो इन 72 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें किसी विपक्ष में बैठने वाले अलायंस को जनता ने 2024 में दिया, 234 सीटें। 10-12 और विपक्षी सांसद जोड़ ले तो 245 पर यह आंकड़ा है। इसके पहले कब 200 का आंकड़ा विपक्ष में बैठने वाले गठबंधन को मिला था? 1989 में, जब राजीव गांधी की कांग्रेस और जयललिता की AIADMK प्लस एक दो दल और थे, इन सब को मिलाकर के 211 लोग थे जिनको जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया था। तो 211 वालों ने तो सरकार को चलने नहीं दिया, 11 महीने बाद एक नई वैकल्पिक सरकार बना दी। तो अब 234 और 245 वाले यदि आज की तारीख में मोदी सरकार चलने दे, ये बात कांग्रेस को भी मंजूर नहीं है, ये बात अब क्षेत्रीय दलों को तो पहले से मंजूर नहीं थी। आखिर ये अलायंस हुआ क्यों था? क्या मतलब था ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के एक मंच पर आने का? कौन सा दिल्ली में ममता बनर्जी मदद कर देती या बंगाल में केजरीवाल मदद कर देते या MK स्टालिन आकर के महाराष्ट्र में मदद कर देते? अलायंस सत्ता के लिए ही होता है। भूल जाइए राजनीतिक दल क्या कहते हैं कि देश की सेवा करनी है, नहीं करनी है, ये सब बातें किताबी बातें हैं। अलायंस सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। और सत्ता के लिए जब अलायंस हुआ, CBI ED के दुरुपयोग को रोकने के लिए जब अलायंस हुआ, तो फिर संसद में आप 234 या 245 का नंबर लेकर चिल्लाते रहिए, क्या उससे सरकार अपने एजेंडे से पीछे हट जाएगी? कतई नहीं। तो ये अलायंस जो हुआ, इसे अब सत्ता की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी भी इस बात को रियलाइज करने की हद तक पहुंच रही है कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व पर जोर देगी तो सत्ता नहीं आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी के नाम पर सत्ता आ जाएगी? कतई नहीं। ममता बनर्जी के नाम पर सत्ता इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वो कितने सांसद जोड़ देंगी? आज भी तकरीबन 27 सांसदों की जरूरत है केंद्र में वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए। क्या ममता बनर्जी के नाम पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आ जाएंगे? एकनाथ शिंदे आ जाएंगे? दरअसल ये राजनीतिक कंधे के इस्तेमाल की कोशिश है और इसमें लालू यादव हो या शरद पवार, सब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो बात कांग्रेस खुद नहीं कहना चाहती वो इनके मुंह से कहवाया जा रहा है। और इनके मुंह से जो बात कहलवाई जा रही है, उन सब में कांग्रेस पार्टी की सहमति से आप इनकार नहीं कर सकते। अब अगर कांग्रेस पार्टी खुद कहे कि हमें वैकल्पिक सरकार का नेतृत्व नहीं करना, यदि मोदी सरकार अंतर विरोधों से घिरती है और गिरती है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे बढ़ेगी। ये बात यदि कांग्रेस पार्टी कहे तो 99 वाला हाल होगा, जब मुलायम सिंह यादव ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। कांग्रेस पार्टी खुद पीछे हट जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यह कहने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस ने गिव अप कर दिया, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, हार मान ली। लिहाजा जो बात कांग्रेस नहीं बोल सकती, वो कांग्रेस के बेहद करीबी दोस्त, इतने करीबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दे सकते हैं, वो दोस्त लालू यादव के मुंह से कहलवाई जा रही है। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना या ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाना एजेंडा वो नहीं है। 1989 में भी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाना एजेंडा नहीं था। एजेंडा जो था वो आपके सामने आ गया। तो एजेंडा जो है वो केंद्र में वैकल्पिक सरकार की बुनियाद रखने की दिशा में आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी के हाथ से जब इंडिया गठबंधन का दिखावे के लिए ही सही अगर नेतृत्व निकलेगा, तो स्वाभाविक है नेतृत्व वहीं जाएगा जो सरकार बनाने के लिए जरूरी 27 सांसदों की कमी पूरी करने की क्षमता रखता हो। चाहे वो शरद पवार हो, जो मराठी मानुष के दम पर महाराष्ट्र के सभी गैर भाजपा सांसदों को एक कर सकते हो, शिंदे से लेकर अजीत पवार तक के, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ऐसे ही किसी नाम पर जाएगा। लेकिन जो नाम अभी इंडिया गठबंधन के बाहर है, आखिर क्यों उस नाम को लेकर के ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए? और नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा तो लालू यादव को होना है। अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आते हैं, इंडिया गठबंधन उन्हें अपनी ताकत से ताकत प्रदान करता है, अपने सांसदों का समर्थन देता है, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के लिए खाली करके ही आएंगे। तो इसमें लालू यादव की हार कहां है? जो लालू यादव की इच्छा है वो तो फलीभूत हो जाएगी।
तो लालू यादव की जो राजनीति है वो राजनीति अब साफ दिखती है कि बिना कांग्रेस की मदद के नहीं हो रही है। आखिर क्या कांग्रेस के लोगों पर सीबीआई ईडी के मुकदमे नहीं हो रहे? क्या कांग्रेस के लोग प्रताड़ित नहीं हुए? क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म नहीं हुई? और जो सारी बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, इंडिया अलायंस कह रहा है, क्या 5 साल विपक्ष में रहकर नरेंद्र मोदी की सरकार चलवाते रहने से और संसद में चिल्लाते रहने से जाति जनगणना हो जाएगी? क्या आरक्षण का 50% का कैप हट जाएगा? क्या जिस उद्योगपति के खिलाफ मुखौटा लगाकर और तरह तरह के अलग अलग तरीके से राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, क्या उनका एजेंडा वो पूरा हो जाएगा? क्या उस उद्योगपति को वो सहारा या रामलिंगा राजू ऑडिटिंग करवा कर बना पाएंगे? स्वाभाविक है उनमें से 5 साल सदन में विपक्ष में चिल्लाते रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह 6 महीने साल भर के लिए किसी नेता की बुढ़ापे की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करवाकर यदि इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार से मुक्ति दिलाने का जो कांग्रेस का एजेंडा है वो फलीभूत हो जाता है, तो भविष्य तो कांग्रेस का ही है। जब नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर कांग्रेस 99 पहुंच सकती है, तो माइनस नरेंद्र मोदी यदि केंद्र में कोई चुनाव होता है तो 140-50 के आंकड़े को तो कांग्रेस आसानी से छू सकती है। ये बात अब कांग्रेस रियलाइज कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी बात को स्ट्रेटेजिक ढंग से आगे ले जाने के लिए लालू यादव और शरद पवार का इस्तेमाल कर रही है। ये बात जरूर है कि जिस उद्योगपति के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने का एजेंडा राहुल गांधी का है, उससे वोट बहुत नहीं मिलने हैं। मुद्दा बेहद गंभीर है, बहुत वाजिब मुद्दा है, लेकिन वोटों में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होनी है। ये अलायंस पार्टनर समझ रहे हैं, क्योंकि अलायंस पार्टनर्स का नेतृत्व जमीन की वास्तविकताओं को समझ कर आया है। कांग्रेस का नेतृत्व ऊपर से आया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन कांग्रेस बनाम भाजपा के मुकाबले में क्या हुआ? पूरे देश ने देखा क्या हुआ। 8-8 से तेलंगाना में बराबर, 18-8 का मामला जाकर फंसा कर्नाटक में, जहां कांग्रेस की सत्ता है दोनों राज्यों में। मध्य प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई में 29-0 से भाजपा के पक्ष में, छत्तीसगढ़ में 11 में 9-2 के पक्ष 9-2 से भाजपा के पक्ष में, गुजरात में 25-1 भाजपा के पक्ष में, राजस्थान में 14-11 भी भाजपा के पक्ष में, हरियाणा में 5-5 से बराबरी पर, हिमाचल उत्तराखंड में 9-0 से भाजपा के पक्ष में। तो ये बात कांग्रेस बनाम भाजपा में भाजपा के सामने कांग्रेस पिछड़ रही है, और कांग्रेस जब पिछड़ रही है तो स्वाभाविक है कि उसमें नरेंद्र मोदी का कथित मैजिक एक बड़ा कारण रहा है। तो इस मैजिक से मुक्ति पाना भी कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकताओं में अब शुमार होता जा रहा है। देखिए आगे आगे क्या होता है। लालू यादव ने जो बात कही है उसे सिर्फ बिहार तक देखना, उसे सिर्फ मस्खरी मान लेना, उसे सिर्फ एक आपत्तिजनक बयान मान लेना, और इंडिया गठबंधन के, खासकर ममता बनर्जी वाले मामले पर इंडिया गठबंधन का अंदरूनी विवाद मान लेना, दरअसल ये राजनीतिक तौर पर खुद को मुगालते में रखना है। लालू यादव जैसे पॉलिटिशियन इस तरह की बातें, हल्की बातें, और खासकर कांग्रेस में के विरोध में जाकर करने वाली बातें करेंगे, ये सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। आगे आगे देखिए किस रूप में सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा बदलता है। सियासत ऐसी ही होती है, कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, और मतलब कुछ और ही साधा जाता है। तो मतलब साधने और सधने, इन दोनों के बीच में एक तरफ जांच एजेंसियों का खौफ है, दूसरी तरफ जांच एजेंसियों से मुक्ति की उत्कंठा है, तो तीसरी तरफ सत्ता के बेहद करीब पहुंच चुके इंडिया गठबंधन के लिए महत्वाकांक्षाओं को हवा देने में किस चेहरे का इस्तेमाल और किस मोहरे का इस्तेमाल किया जाए, ये एक परीक्षण की घड़ी है। इसी घड़ी के बीच संजय झा के आवास पर अमित शाह के जाने की चर्चा यदि सामने आ रही है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।